कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 5 घंटे के धरने के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्र साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि एफआईआर अज्ञात पर दर्ज की गई है। बता दें कि साहिल का आरोप है कि जब जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ था उस दौरान पुलिस की ओर से पैलेट गन भी चलाई गई थी, जिसकी वजह से पैलेट गन के छर्रे उनके शरीर पर बहुत ज्यादा लगे। उनकी एक आंख की रोशनी भी चली गई है, ऐसा साहिल का आरोप है। साहिल को लेकर आज राहुल गांधी पहुंचे थे थाने और उन्होंने धरना दिया। उन्होंने डीसीपी से भी मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जब तक शिकायत दर्ज नहीं होगी तब तक वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। राहुल के साथ कांग्रेस के और तमाम नेता भी धरने के दौरान दिखाई दिए। उनकी बहन प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव हैं वो भी पहुंची थी। जयराम रमेश जो उनकी मीडिया विंग के प्रमुख हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा कई सारे और कांग्रेस के नेता वहां पर दिखाई दिए। तो ये हो गई दिल्ली वाली घटना। इसके साथ ही आज जयपुर में भी बहुत कुछ हुआ है। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका की पिटाई हुई है। वो एक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया, उनके और उनके साथियों की पिटाई की। उनकी कार पर पथराव भी हुआ है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने चेतावनी दी है कि अगर पथराव करने वाले, पिटाई करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं होती, उन्हें पकड़ा नहीं जाता और स्कूलों को सुधारा नहीं जाता है तो वो खुद जयपुर पहुंचेंगे और कॉकरोच पार्टी का अगला आंदोलन जयपुर में ही होगा। तो नहीं, दोनों बड़ी घटनाओं पर आज हम तर्कश में विस्तार से बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस चर्चा में दो बेहद ही खास मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप मिश्रा जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा फाजिल अहमद जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी के पास चलते हैं। संदीप जी, राहुल गांधी 20 जुलाई वाली घटना को लेकर लगातार गृह मंत्री अमित शाह से सवाल कर रहे हैं। हमने देखा संसद सत्र के दौरान किस तरह से कांग्रेस पार्टी अड़ी रही कि अमित शाह को आना होगा, जवाब देना होगा। कुछ नहीं निकला, उनकी मांगों का कोई हल नहीं निकला और अब भी वो ऐसा लग रहा है कि अमित शाह के इस्तीफे के पीछे ही पड़ गए हैं। क्या लगता है, सरकार लगातार बैकफुट पर जा रही है? नहीं, इसको हम नहीं कह सकते कि सरकार बैकफुट पे जा रही, लेकिन राहुल गांधी का पहली बार मैंने देखा थोड़ा सा सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिव सोच जो है कि अगर किसी के लिए वो आवाज उठा रहे हैं तो उसके लिए वो थाने पे गए और उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई और एक एफआईआर दर्ज हुई। बात यह है कि राहुल गांधी अभी तक जो भी काम कर रहे हैं उससे कहीं न कहीं एक चीज लग रही है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके प्रति राहुल जी का विश्वास नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बार बार वो कहीं न कहीं हर संवैधानिक संस्था को टारगेट कर रहे हैं और ऐसे में एक दिखाने की कोशिश हो रही है कि भाई सारी व्यवस्था जो है जिंजी के खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है और युवाओं को उनका हक नहीं मिल रहा है। भाई जब इस तरह की आवाज आप उठा रहे हैं तो आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि आप जहां पर बैठ करके नीतियां बनती हैं वहां पर आप हमारी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। आपको ये आवाजें जो है उठानी चाहिए, आपको सदन के अंदर ये सब बातें उठानी चाहिए। लेकिन जब सरकार के सामने आपका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, विपक्ष की आवाज ही नहीं पहुंचेगी, तो होगा क्या कि जो विरोध की आवाज है वो कहीं ना कहीं दबी रह जाएगी और जो विरोध वाले हैं उनके अंदर एक अराजकता का भाव पैदा होगा और जो विपक्ष के साथ खड़ा हो जाएगा और सरकार के लिए चुनौती खड़ा कर देगा। और इसी का नतीजा है कि कहीं न कहीं जो आप नाम ले रहे हैं कि जयपुर में जो चीज हुआ या फिर जो पिछले दिनों जंतर मंतर पे हुआ, इन सब चीजों से जो है एक अराजक माहौल देश में पैदा करने में कांग्रेस कहीं न कहीं सफल हुई है। ना कि वह संवैधानिक व्यवस्था के तहत जिस तरह से विपक्ष की बात उठानी चाहिए थी या विरोध की आवाज उठानी चाहिए थी या असहमति की आवाज उठानी चाहिए थी, वह कहीं न कहीं काम करने में कांग्रेस विफल रही या विपक्ष विफल रहा। लेकिन आज थोड़ा सा मैं इस बात के लिए अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने पैलेट गन की अगर बात कही तो उसके साथ खड़े हुए और आज उन्होंने धरना दिया और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। तो निश्चित ही एक सकारात्मक काम राहुल गांधी जी ने किया है जिसके लिए उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बिल्कुल। संदीप जी, राहुल गांधी 2004 से संसदीय राजनीति में हैं। 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद बने थे। 22 साल हो गए उन्हें सांसद रहते हुए। आज से 2-3 साल पहले अगर हम बात करें, जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा नहीं शुरू की थी, उससे पहले राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती थी। उन्हें बहुत आसानी से खारिज किया जाता था। उन पर कई ठप्पे लगाए गए थे, कई सारे उपनामों से उन्हें बुलाया जाता था। लेकिन राहुल गांधी के व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले वो किसी मुद्दे को उठाते थे, 1-1.5 महीने उठाते थे, उसके बाद उस मुद्दे को भूल जाते थे। लेकिन अभी 20 जुलाई वाले मामले को लेकर वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार वो
दिल्ली में ही धरने को अपना हथियार बना रहे हैं। इससे पहले हमने देखा प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंच गए थे, धरना देने लगे थे। अभी यहां पर वो थाने के बाहर पहुंच गए हैं। क्या राहुल गांधी अब सच में विपक्ष के एक मजबूत नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं, और जो बीजेपी राहुल के सामने रहते हुए उसे राजनीति करने में, अपना बचाव करने में बहुत आसानी होती थी, अब उसी बीजेपी के लिए राहुल गांधी मुश्किल खड़ी करते हुए दिख रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि राहुल गांधी जो है राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी राजनीति करते, हिमाचल में उन्होंने राजनीति की, हिमाचल में उन्होंने सरकार बनाई, कर्नाटक में उन्होंने राजनीति की, कर्नाटक में उन्होंने सरकार बनाई, केरल में उन्होंने राजनीति की, केरल में उन्होंने सरकार बनाई। मतलब जहां उन्होंने राजनीति की, केरल कांग्रेस पार्टी को 150 साल पुरानी पार्टी है, उसको राजनीति कैसे करना है ना आपको सिखाने की जरूरत है, ना हमको सिखाने की जरूरत है। कांग्रेस के लोग जानते हैं कैसे राजनीति करनी है, कैसे सत्ता पाना है। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी का कार्यक्रम है, उससे एक चीज समझ में आ रही है कि उनको विपक्ष की आवाज बनना ही नहीं है। उन्हें देश में एक अराजक माहौल क्रिएट करना है, जिससे लोगों में सत्ता के प्रति, शासन के प्रति और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा हो। और वह अविश्वास पैदा होने पे कहीं न कहीं ये दिखाना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के बारे में कि भारत आज वह नहीं है जो नरेंद्र मोदी दिखाना चाहते हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी दिखाना चाहते हैं कि भाई हम एक विश्व की अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, हम दुनिया के लिए इन्वेस्टमेंट का हब बनना चाहते हैं, हमारे यहाँ के युवा जो है आज स्टार्टअप लीड कर रहे हैं। यह सब चीजों को कहीं न कहीं खंडित करके पश्चिम की जो मानसिकता है, जो भारत को हमेशा से अंडर एस्टिमेट करते आया है, उसी माहौल को हवा देना चाहते हैं कि भाई भारत में आप आकर के कुछ इन्वेस्टमेंट ना करें, भारत में आकर के आप कुछ सकारात्मक मत सोचें। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है इसी तरह का माहौल बना है पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि अगर राजनीति करनी होती ना, तो भाई साहब कांग्रेस पार्टी के लोग सक्षम है, भाई तहसील स्तर पे प्रदर्शन होता। मैं कह रहा हूं यहां जंतर मंतर पे प्रदर्शन नहीं होते। आखिर झारखंड नहीं गए ना राहुल गांधी जी, जाना चाहिए था ना, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बात है कि राजनीति उन्हें करनी नहीं है। राजनीति करना हो तो तहसील स्तर पे अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उठाएंगे, तो कम से कम जितने गांव उस तहसील के अंदर हैं, वहां कांग्रेस के लिए एक अच्छा माहौल बनेगा। उन्हें माहौल केवल मीडिया में बनाना है, उन्हें माहौल जनता के बीच नहीं बनाना है। जनता के बीच माहौल बनाना होता तो कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे को लेकर के हर तहसील स्तर पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से जो है आंदोलन करवाती, और उससे जो है जनता तक एक जनमत बनता आज की सरकार के विरुद्ध। लेकिन यह काम राहुल गांधी जी नहीं करेंगे। उन्हें देश के बारे में एक अराजकता फैलानी है, और वही अराजकता जो है दुनिया को संदेश उन्हें देना है। मेरा ये गंभीर आरोप है। संदीप जी, राहुल गांधी के पिछले दिनों के भाषणों को मैं सुन रहा था, जो काफी चर्चित रहे। कांग्रेस पार्टी को कवर करने वाले कई सारे पत्रकार भी अंदर की बैठकों के बारे में भी खुलासा करते हैं। राहुल गांधी अब ये कहने लगे हैं कि इस सरकार के दिन लद चुके हैं, इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो अपने सहयोगियों से कहते हैं कि अब हमारा टाइम आ रहा है, इनका टाइम जा रहा है। अमित शाह जी को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरह से उन्होंने भाषणों में उनका जिक्र किया था, वो आपने भी सुना होगा। वो बिल्कुल ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ एक बड़ी सत्ता विरोधी लहर खड़ी हो रही है और कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में आने जा रही है। मेरा सवाल इससे पहले भी था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, राहुल गांधी के अंदर ये आत्मविश्वास आने की वजहें भी तो हैं। वजह ये भी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, पहली बार मोदी सरकार ने दबाव में आकर इस्तीफा दिया। वजह यह भी है कि राम मंदिर चंदा चोरी हो या यूजीसी वाला मामला हो, सवर्णों की नाराजगी भाजपा से है, जो कोर वोटर माने जाते हैं भाजपा के। वजह यह भी है कि T20 वाला मामला हो, या फिर देश भर में जिस तरह से हाईवेज में सड़कों के धंसने के बार बार मामले आ रहे हैं, स्कूलों की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सरकार घिरी हुई तो दिख रही है। 12 साल में सरकार के पास, या सरकार को लेकर ऐसा पहली बार हुआ है मोदी सरकार कितने दबाव में है। नड्डा जी को बार बार मीडिया के सामने भेजा जाता है कि जाकर आप जवाब दीजिए, राहुल गांधी को घेरिए, लेकिन उनके जवाब में या वो राहुल गांधी को घेरने की जब कोशिश करते हैं तो उतना प्रभावशाली नहीं दिखते हैं जितना इस वक्त विपक्ष की बातें दिख रही हैं। देखिए, विपक्ष की बात होनी चाहिए, और स्वस्थ लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विरोध की आवाज, असहमति की आवाज आनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी जो बातें कह रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई कि वो 2004 से सांसद हैं जो है। लेकिन वही राहुल गांधी क्या कहते हैं कि अमित शाह जी संसद में लेक्चर देते हैं। भाई संसद में लेक्चर होता है क्या?
राहुल गांधी जी इस तरह के शब्दों का जब प्रयोग कर देते हैं, जब वो प्रधानमंत्री आवास के पास चले जाते हैं, तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं संविधान की किताब जेब में लेके घूमने से केवल संसद का सम्मान नहीं होगा, संविधान का सम्मान नहीं होगा। आपको उसका लिटरली ट्रू सेंस में आपको सम्मान करना चाहिए। आप उस सदन का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप उस संविधान की किताब का सम्मान नहीं कर कांग्रेस रहे हैं जहां। पार्टी के नेता जी। आरोप लगाते हैं संदीप जी कि मौजूदा सत्ताधारी पार्टी ने कौन सा सम्मान किया है विपक्ष का, कौन सी विपक्ष की मर्यादाओं का पालन किया है। राहुल गांधी की सदस्यता जब गई थी तुरंत उनका बंगला खाली करा लिया गया था, उसमें सरकार ने किस राजनीतिक मर्यादा का पालन किया था। आनन फानन में बंगला खाली करवाना हो या तमाम जगहों पर राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, तो सरकार भी तो परेशान करने का एक भी बहाना नहीं छोड़ती है। राहुल गांधी अब उसी अंदाज में उसी रवैये में जवाब देना चाहते हैं। नहीं, तो राहुल गांधी अगर ऐसी बातें करेंगे तो उनकी दादी जी का भी कार्यकाल याद कराया जाएगा। तो राहुल गांधी जी को तो इस तरह की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि भाई उनके साथ जो है कोई सत्ता में आएगा तो उनके लिए जो है मौके छोड़ेगा। भाई अगर आपने एक ऐसा समय दिया है जिसमें लोगों को आपने जेल में ठूंसा है, जिसमें आपने लोगों को टायर डाल करके जलाया है, तो यह सब चीजें आपके पुराने इतिहास हैं। आपका जब अमृतसर को आपने कलंकित किया है तो हर चीज को देखा जाएगा कि आपकी बातें उठाई जाएंगी। लेकिन बात क्या है कि आज आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। राहुल जी अगर राजनीति कर रहे होते तो मैं सीधा कह रहा हूं, कार्यकर्ता लेवल पे काम होता, दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठ करके राजनीति नहीं होती। पूरे भारत में घूम घूम करके वो राजनीति करते। आखिर क्या बात है कि वो झारखंड के घूम तो छात्रों रहे के हैं, छात्रों की बोल रहे गूंज का कार्यक्रम हैं, कर नहीं, रहे तो हैं, लोगों झारखंड से क्यों मिल नहीं रहे जा हैं। रहे हैं? आप भी युवा हैं, आप पूछिए ना उनसे जो कांग्रेस को कवर करते हैं, भाई आप झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? पंजाब में जो चीज हुई उस पर आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? तो एक जगह चूज एंड पिक वाले मामले पे जब आप चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा दिखाई देती है कि आप जो है अपनी जहां पे गला फंसेगा, जहां ऐसे ही कोई मामले आएंगे वहां पर आप आवाज नहीं उठाएंगे। तो बात क्या है कि आप अगर राजनीति सच में करना चाहते राहुल गांधी ना, तो मैं कह रहा हूं राजनीति करते, लेकिन वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। देश में एक अराजक माहौल जो कोई भी पैदा करना चाहता है उसके साथ वो खड़े हो जाते हैं। चाहे वह सीजेपी हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कहीं भी किसी तरह की घटना अगर होती है तो उसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, पूरा का पूरा विपक्ष उस साथ खड़ा हो जाता है। तो बात है कि युवाओं को सही दिशा में एड्रेस करना। क्या कभी परीक्षा पे चिंता प्रधानमंत्री जिस तरह से करते हैं राहुल जी ने किया? नहीं किया। क्या कभी नशा मुक्त भारत के लिए राहुल जी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। युवाओं के बीच आज सबसे बड़ी चिंता का विषय है ड्रग्स। आखिर वो रोजगार मांग रहे हैं, साथ में यह भी तो कहते कि भाई स्कूलों में छात्रों को ध्यान देना चाहिए, ड्रग के खिलाफ आंदोलन करें, जंतर मंतर पे कर दें, ड्रग नहीं मिलना चाहिए। पंजाब में जो नशे की खेप पकड़ी जा रही, पंजाब पुलिस को घेरे ना, कहें कि कैसे आ रही है। तो ये सब भी तो सवाल है ना। अगर आप युवाओं के लिए, जेनजी के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं तो जेनजी के स्वास्थ्य के बारे में भी तो मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन वो मुद्दे आप नहीं उठाएंगे जो आपको सूट नहीं करते हैं। चलिए बीजेपी के आरोपों को भी सुन लेते हैं। जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह, तमाम लोग आज राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने के लिए मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी आलोचना का सामना कर रही है और उस मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, मीडिया का ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी ने आज जो कुछ किया है धरना, वो इसीलिए किया है। आपका क्या मानना है सर? वंदे मातरम का विषय आपने सही उठाया। मैं इस पे बड़ा गंभीर सवाल उठा रहा हूं कि जो वंदे मातरम 1896 से लेकर के 1937 तक कम्युनल नहीं था, आखिर 1937 में कम्युनल कैसे हो गया? उसके पीछे अगर आप अनुमति देंगे तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगा कि भाई 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और 1911 में बंगाल का विभाजन वापस ले लिया जाता है। और ये जो 6 साल का कार्यकाल है उसमें वंदे मातरम हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता का सूत्र बना रहा। पूरे कोलकाता में हिंदू मुस्लिम बिना किसी उसके कि भाई हम हिंदू नहीं रहेंगे, मुस्लिम नहीं रहेंगे, अगर ये गा देंगे, सबने 6 के 6 स्टेंजा गाए। तो जो उस समय की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद 11 राज्य बने, 11 राज्यों में 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई, 5 में कांग्रेस की फुल मेजॉरिटी की सरकार बनी, 2 में उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। और उस गवर्नमेंट के बनने के साथ ही कांग्रेस को यह मैसेज ब्रिटिश सरकार ने दे दिया कि भाई ये वंदे मातरम जो है ना, ये हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता का बहुत बड़ा सोर्स बन रहा है, इसको अगर हम खंडित करेंगे तभी जो है हमारा
हमारा जो बंगाल विभाजन वापस लेना पड़ा था वह हम सफल होंगे, और वही बीज जो अंग्रेजों ने 1937 में डाला वह 10 साल बाद फूला और फला, और उसके बाद भारत का विभाजन हुआ। तो कहीं न कहीं कांग्रेस जो है, जिसको ब्रिटिश यूनियन जैक के सामने 7 राज्यों में सरकार बनानी थी, जिसमें ब्रिटेन की महारानी की शपथ खानी थी, उसने ही वंदे मातरम को कम्युनल कर दिया, जो कभी 1896 से लेकर के 1937 तक वंदे मातरम कभी कम्युनल नहीं था। उसको कम्युनल बनाने वाले ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उस समय की गवर्नमेंट थी, और उसी गवर्नमेंट ने कांग्रेस का सहारा लेकर के 1937 में वंदे मातरम को जो है कम्युनल करवा दिया कि भाई अब हम केवल 2 ही पैरा गाएंगे, क्योंकि 2 से ऊपर 4 गा देंगे, 6 गा देंगे तो कम्युनल हो जाएगा। इस तरह से वंदे मातरम के नाम पे जो हिंदू और मुस्लिम को बांटा गया, उसी का नतीजा रहा कि 1937 के बाद 1947 में देश का बंटवारा हुआ। तो कांग्रेस जो है अपने ही चीजों को 4 कदम आगे 5 कदम पीछे जा रही है। मैं थोड़ा सा और आपके सामने मुद्दा लाता हूं। 1947 के बाद दूरदर्शन आता है। दूरदर्शन के नीचे सत्यम शिवम सुंदरम किसने लिखा? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखा, संघ के लोगों ने नहीं लिखा। दूरदर्शन सुबह 5 बजे खुलता था तो वंदे मातरम से कार्यक्रम शुरुआत होती थी। यह कौन करवाया था? संघ ने नहीं करवाया था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करवाया था। जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, भारत संचार निगम, योगक्षेम, LIC, योगक्षेम वहां में हम, BSNL, अहर्निशम सेवा में है, सब जगह के नाम संस्कृत में किए गए। किसने किया? कांग्रेस ने किया। लेकिन आज अगर कांग्रेस के सामने आप संस्कृत की बात कर दीजिए तो कहेगी अरे भाई ये संस्कृत थोपी जा रही है हमारे ऊपर। तो यह क्या मजबूरी है कि कांग्रेस अपने ही काम को जो है डिसोन कर रही है। वह जो कभी उसने गौरवपूर्ण काम किया है भारत को एक करने के लिए, भारत को एक साथ लेके चलने के लिए, सनातन की रक्षा के लिए जो काम कांग्रेस ने किया है, जो देश की संस्कृति के लिए काम किया है कांग्रेस ने, आज उससे पीछे हट रही है और उससे डिसोन कर रही है। आखिर कौन सा दबाव है? क्या वही 1937 वाला? भाई चलिए मान लेते हैं कि आप ब्रिटिश के अधीन थे, उस समय ब्रिटिश महारानी के हिसाब से आपको चलना था, ब्रिटिश क्राउन के हिसाब से चलना था, आपने जो है वंदे मातरम को कम्युनल कर दिया अंग्रेजों के इशारे पे। लेकिन आज आपकी क्या मजबूरी है कि अपने ही किए गए काम को आप जो है डिनाई कर रहे हैं या उसको ही विरोध कर रहे हैं। इस पे अगर कोई कांग्रेस का भाई होता तो शायद ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे सकता था। चलिए संदीप जी, कांग्रेस जनता पार्टी के मुद्दे पर आते हैं, बातचीत के दूसरे पड़ाव में चलते हैं। CJP सरदर्द तो बन चुकी है सरकार के लिए, फिर चाहे वो केंद्र की भाजपा सरकार हो या राजस्थान समेत महाराष्ट्र और भी तमाम राज्यों की भाजपा की सरकार हो। अभिजीत दीपके जो इस सोशल मीडिया वाली पार्टी के संस्थापक हैं, वो महाराष्ट्र में स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, घूम घूम के निरीक्षण कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर फोटो डाल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि देखो स्कूलों की इतनी दयनीय स्थिति क्यों है। राजस्थान में यही काम CJP के प्रवक्ता आशुतोष कर रहे हैं। बीच में टोक रहा हूं, CJP नहीं है, वो आम आदमी पार्टी है। अगर आम आदमी पार्टी नहीं है तो पंजाब के स्कूलों का दौरा कर लेना। पंजाब के स्कूलों को अभी एक चैनल ने दिखाया, बड़े नंबर 1 के चैनल ने दिखाया है, जिसको तक या क्या बोलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। आप देखिए ना, उस पर दिखाया पंजाब के स्कूलों की हालत। वहां नहीं जाएंगे, राजस्थान तुरंत दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पर आम आदमी पार्टी नहीं है, जहां विपक्ष नहीं है, वहां पे उनको टारगेट करना है। आप उनको CJP क्यों बोल रहे हैं? क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है? तो बिना रजिस्टर हुए आप पार्टी कैसे हो गए? आपको CJP लिखना है तो आप ब्रैकेट में लिखिए कि हम एक आंदोलन है, हम पार्टी नहीं है, क्योंकि आप जनता के बीच गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आपका मीडिया कैसे उनको एड्रेस कर रहा है कि वो पार्टी है? वो पार्टी है ही नहीं, वो एक संगठन बस कहिए। ब्रैकेट में उनको लिखना चाहिए कि एक संगठन। इस बात पे मीडिया को आपत्ति करनी चाहिए और सभी लोगों को आपत्ति करना चाहिए कि भाई आप पार्टी कैसे लिख सकते हैं बिना इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर हुए? तो या तो आप इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर होकर पार्टी बन के आ जाइए, या कहिए कि आप आम आदमी पार्टी की एक विंग है। इस तरह से जनता को जो है, जनता पार्टी, आपने एक बात बता दीजिए, मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं भाई, ये भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने का एक दल था आम आदमी पार्टी के द्वारा। आखिर काकरोच राष्ट्रीय कांग्रेस भी तो बन सकती थी, काकरोच जनता दल भी तो बन सकता था। काकरोच जनता पार्टी ही क्यों बनी? क्यों? क्योंकि राष्ट्रवादियों को टारगेट करना था, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना था, सनातनियों को टारगेट करना था और बहकाना था। आपका सीधा मकसद था आम आदमी पार्टी का कि काकरोच के बहाने राजनीति एक पल के लिए आम आदमी पार्टी को छोड़ देते हैं, एक पल के लिए इसके पीछे क्या सियासत हो सकती है उसे भी छोड़ देते हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है संदीप जी कि स्कूलों की स्थिति क्या है, खासकर प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति क्या है देश के ग्रामीण इलाकों में? तो बुला तो रहे हैं, आए, यूपी में हिम्मत है तो आ जाए। 3 की शेड में पढ़ाई करवाई जा रही है,
बाबा जी स्कूल से के बाबा कमरे जी से इतने तो इनकी जर्जर लंका हैं लगा कि हुई कब है। गिर जाए, बाबा जी से तो इनकी छत लंका कब गिर लगी हुई है जाए, भाई कोई साहब। भरोसा नहीं। सुनिए सुनिए, अगर हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जाके स्कूलों की हालत दिखा दे, अभी बाबा जी इनको ठीक कर देंगे कि सारी गर्मी उतार देंगे। डर है इनको, पता है क्या एक गर्मी मार उतारने खाने से से स्कूल डरते ठीक हैं। हो जाएंगे? हाँ, मुद्दे पर बात करते हैं ना। इस मुद्दे पे आप टारगेट किसी सरकार को ऐसे क्यों कर रहे हैं भाई? आप जब एक चैनल ने दिखाया स्कूलों की हालत, तो क्यों वहां नहीं जा रही है? आप पंजाब के स्कूलों को क्यों नहीं दिखा रहे? केवल जहां पे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार है वही आपको टारगेट क्यों करना है? आप झारखंड पे नहीं बोल रहे हैं, आप पंजाब पे नहीं बोल रहे हैं, आप केवल टारगेट कर रहे हैं चूज एंड पिक का। तो जनता समझ रही है, आप बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं सीजेपी वाले। और सीजेपी वालों को मैं बिल्कुल स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लेता हूं, जो कोई भी उनको पार्टी बोल रहा है। लेकिन 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 संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप 2014 के बाद से ही लग रहे हैं कि जब सवाल मौजूदा सरकार से पूछा जाता है तो मौजूदा सरकार इतिहास का हवाला देती है कि देखो नेहरू के समय में ये हुआ था, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था, राजीव ने ऐसा कर दिया था शाहबानो वाले केस में, कैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, सोनिया गांधी के यूपीए चेयरपर्सन रहते हुए, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए क्या कुछ हुआ था। तमाम इतिहास से मुद्दे उठाकर मौजूदा वर्तमान की समस्याओं का जवाब देने की कोशिश की जाती है। यही काम अभी आप कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के स्कूलों पर सवाल करें तो आप कह रहे हैं कि देखो पंजाब में भी स्थिति खराब है, झारखंड पर क्यों नहीं बात कर रहे? क्या हम उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनको सिर्फ इसलिए खारिज कर दें कि समस्याएं तो पंजाब में भी हैं? देखिए सॉरी, समस्याएं कहीं की भी खारिज नहीं की जानी चाहिए। समस्याओं के लिए आपको विपक्ष में बैठने के आपको लिए नहीं जिनको लगता 2017 जनमत से दिया है, लगातार यूपी में जिनको बीजेपी की सरकार जनमत है, विपक्ष में बैठने के लिए स्कूलों को दिया गया सुधारने है, के लिए कोई 10 साल मुद्दों को काफी उठाए नहीं ना। होते हैं, पर्याप्त नहीं होते हैं? एक दशक जी, होता है 10 साल। नहीं तो आप जो विद्यालयों की स्थिति अच्छी है उनको भी तो दिखाइए। आप एक विद्यालय चूज कर लेना जहां कोई खराब है, जहां कहीं शौचालय की सुविधा नहीं है या जहां बच्चों को बैठने की सुविधा नहीं है, उसी को टारगेट करके आप जो है चीजों को दिखाना चाह रहे हैं कि भाई पूरी स्थिति जो है ऐसी है कि बिल्कुल खराब हो चुकी है, कहीं छात्र के पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं है। भाई यह बात आज सच्चाई है कि कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना ही नहीं चाहता है। कितने लोग हैं, आप अपने चैनल में ही पूछ लीजिए किन के बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आप किसी नेता से पूछ लीजिए, किसी सब्जी बेचने वाला भी अपने बच्चों को तो ये सरकारी स्थिति स्कूल में सुधरेगी पढ़ाना कब? चाहता है। भाई जब, एक बात बताइए, मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, कभी बीएसएनएल की सिम आप लेके घूमते थे? बीएसएनएल की सिम जब नहीं काम की तो लोगों ने एयरटेल खरीद लिया, जियो खरीद लिया, वोडा खरीद लिया। और आज अच्छे से हमारी आपकी बात हो रही है क्योंकि हम किसी प्राइवेट ऑपरेटर के 5G से ही जुड़े हुए हैं, नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। लेकिन उस भाई पर तो जब विपक्ष आरोप आप, लगाता है कि बीएसएनएल को साजिश के तहत कमजोर किया गया और उसे उस रेस से हटा दिया गया जिस रेस में जियो की एंट्री हो गई थी। और आप भाई देखिए देश अब आगे बढ़े, इस जरूरी है देश खेल का में आगे दो ही बढ़ना। खिलाड़ी बचे हैं, बीएसएनएल, एयरटेल और जियो, और दोनों रिचार्ज महंगा कर रहे हैं। अभी हाल में ही बढ़ोतरी हुई है। ट्राई क्या कर रहा है भगवान जाने, कोई रोकथाम नहीं है। जब मन मर्जी होती है ये टेलीकॉम कंपनियां उठकर 50 रुपए 40 रुपए बढ़ा देती हैं। 299 एक अंतिम रिचार्ज हुआ करता था एयरटेल की बात करें तो, अब वो चीज 349 पहुंच चुकी है। उसके नीचे आप रिचार्ज कर ही नहीं सकते। तो सरकार भी तो नहीं रोक रही है इनको। सर 10 साल पहले डेटा कितने का था? 299 रुपए का 1 GB हुआ करता था। 300 रुपए का हम रिचार्ज कराते थे और उसमें जो है लेकिन केवल मौजूदा केवल सरकार ही तो वैलिडिटी कहती मिलती है थी, कि बात इसने करने के लिए मैं नहीं बिल्कुल मिलती ही थी। मुफ्त कर दिया था अनलिमिटेड डेटा अगर को। कंपनियां ऑफर कर रही हैं तो ये कहां से करेंगी भाई? आप चाहेंगे कि कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाए और आप चाहेंगे कि रिचार्ज भी ना करना पड़े, दोनों चीज नहीं होगा ना भाई। अगर आप चाहते हैं कि युवाओं को अच्छा पैकेज मिले, अच्छी सैलरी मिले, तो उसके लिए रिचार्ज से ही तो आएगा ना। एक कहावत है, भवानी घर से आंख नहीं देंगी, किसी की फोड़ेंगी तभी आपको नहीं देंगी। लगता टेलीकॉम सेक्टर में 2-3 और कंपनियों को होना चाहिए था जैसे कि पहले मौजूद थी? देखिए ये तो सिर्फ दो अच्छी का ही बात रहना। है। अगर पहले जैसा होता तो शायद ज्यादा कंपटीशन होता, और आज मोनोपोली क्रिएट हो रही है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है। ये लेकिन रोकने की जिम्मेदारी क्या है, किसकी है? सरकार की ना। देखिए सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार को रेवेन्यू से मतलब है। अगर काम हो रहा है और रेवेन्यू जनरेट हो रहा, आखिर इसरो जैसा काम आज प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप ने ले लिया ना भाई। स्टार्टअप आ गए ना, आज सैटेलाइट भेजने की जरूरत होगी, कल को बढ़ेगा तो यह काम प्राइवेट सेक्टर करेगा।
और मैं जो चीज अपने कह रहा था कि भाई अगर कोई संस्था, मैं स्कूल वाले पे आता हूं, आपने स्कूल वाले पे बात कर रहे थे, तो मैंने उदाहरण रखा। तो जब सरकार, हमने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, हो सकता है अगर आप अपने बड़े भाई जो अगर 40-50 साल की उम्र के होंगे तो वो भी सरकारी स्कूल के ही पढ़े होंगे। बड़े बड़े लोग जो विदेश में गए हैं पढ़ाई करने के लिए या विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो लोग भी सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। लेकिन आज एक स्टिग्मा बन चुका है सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के इलाज लेना। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है सरकारी नकारापन जो है कहीं न कहीं इस सिस्टम को खराब कर रहा है, और प्राइवेट सेक्टर उस काम को आगे ले जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर उस चीज को बेहतरी से कर रहा है। नहीं तो आप याद करिए, 700 रुपए 800 रुपए हमारा लैंडलाइन का बिल आता था 92-95 में, और 15 दिन फोन डेड होता था। उस फोन को बनवाने के लिए लाइनमैन को मुझे जो है उसके टेबल के नीचे पैसे देने पड़ते थे, और फोन चालू नहीं रहता था। आज कम से कम 700 का आधा पैसा मैं दे रहा हूं और मेरा फोन 24 घंटे चल रहा है। तो वह सरकारी व्यवस्था ठीक थी कि वह प्राइवेट व्यवस्था ठीक थी? बीएसएनएल के फोन लगवाने के लिए टेबल के नीचे पैसे देने होते थे, तब जाके आपके यहां लैंडलाइन लगता था 15 दिन में। तो हर चीज जो है, अगर सरकारी व्यवस्था खराब हो रही है और एक प्राइवेट प्लेयर आ करके बेहतर कर रहा है और रोजगार जनरेट कर रहा है, तो हमें इसको मानना चाहिए कि एक बेहतर व्यवस्था हो रही है, ना कि सरकारी व्यवस्था ऐसी जहां पर काम न करने के पैसे लिए जा रहे हो। और यह किसी एक सरकार की बात नहीं है, यह सिस्टम में ही फेल्योर है, जहां पर अधिकारी को पैसा इसलिए मिलता है कि तुम काम ना करो। चलिए आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं इस बातचीत के। संदीप जी, जो ये संसद का मानसून सत्र खत्म हुआ है, उसे लेकर पहले दावा किया जा रहा था कि इस सत्र में सरकार बहुत कुछ कर सकती है, कई सारे बड़े बिल लाए जा सकते हैं। जैसे तमाम पार्टियों में जो तोड़फोड़ हुई थी उसको लेकर कहा गया था कि वो एक उद्देश्य के तहत की गई थी कि सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए और सरकार कई सारे कानूनों को पास करवाना चाहती है। सब तो अब ठंडे बस्ते में चले गए। विपक्ष कामयाब तो हो गया कि सरकार को रोक लग गई, एक सरकार पर रोकथाम लग गई है। आपके हिसाब से अभी क्या होने जा रहा है आगे? जो तमाम बिलों की चर्चा हो रही थी, क्या उन्हें पास करवाया जाएगा कोई विशेष सत्र बुलाकर? मुझे विशेष सत्र की उम्मीद तो नहीं लगती है, लेकिन एक चीज मैं बोलूं, सरकार को इतना जनमत नहीं मिल जाना चाहिए सरकार अहंकार में आ जाए या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ठीक है। और आप देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कई बिल जेपीसी में भेजे गए हैं, नहीं तो इसके पिछले वाले लोकसभा के कार्यकाल में आप देखें तो एक ही बार में बिल आता था और पास हो जाता था, ध्वनिमत से पास हो जाता था, कहीं किसी की सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन जेपीसी में जा रहा है तो कम से कम पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना जा रहा है। हाँ, करेगी सरकार अपने ही मन का, या हो सकता है कुछ बातों को मान ले, लेकिन जनमत ऐसे ही मजबूत होता है, लोकतंत्र ऐसे ही मजबूत होता है कि विपक्ष भी ताकतवर हो। विपक्ष अगर ताकतवर नहीं होगा, विपक्ष की सीटें नहीं आएंगी, तो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करके जो है आप लोगों के हित सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। आप रामलीला मैदान में पार्टी भीड़ जुटा करके कुछ नहीं कर पाएंगे। आप हो सकता है किसी मंत्री का इस्तीफा ले लें 15 दिन के धरने में या 20 दिन के धरने में, हो सकता है आप किसी सरकारी नौकरी की जो परीक्षा निकली है उसको रद्द करवा लें, लेकिन सिस्टम जो है ठीक करने की जो जगह है वो देश की संसद है, देश की विधायिका है। और ऐसे में विपक्ष को मजबूती से कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनकी ताकत बनी रहे। ऐसा ना हो कि विपक्ष उस स्थिति में आ जाए कि जहां पर उसके चिल्लाने रोने धोने का कोई मतलब ही न रह जाए। तो जरूरी है कि जो भी चुनाव है आगे के, मैं एक इशारा करना चाह रहा हूं सारे राजनीतिक दलों के लिए कि भाई विपक्ष को एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन हाउस के अंदर मिलना चाहिए, जिससे कि जो लोग असहमति की आवाज है उनको भी सरकार सुने और सुनने के लिए बाध्य भी हो, दोनों ही चीजें। चलिए संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में भाग लिया और आपने कई सारे मुद्दों पर अपनी बातें रखी। तो फिलहाल दिल्ली में 5 घंटे का धरना हुआ। ये धरना धरना दिया है राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं। धरना क्यों दिया गया? क्योंकि जंतर मंतर पर 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ था, उस लाठीचार्ज में एक प्रदर्शनकारी घायल हुआ था, साहिल नाम है उसका, और साहिल का आरोप है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया पुलिस ने, कई सारे छर्रे उनके शरीर पर लगे, उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। राहुल चाहते थे कि व्यक्तिगत स्तर पर इस अकेले मामले को लेकर अलग से एफआईआर दर्ज हो। पुलिस का कहना था कि सामूहिक रूप से एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, रिटायर्ड जस्टिस के अध्यक्षता में जांच भी चल रही है, लेकिन राहुल गांधी इस पर सहमत नहीं थे। धरने के बाद आखिरकार पुलिस को मानना पड़ा और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखते हैं
ये मामला कैसे आगे बढ़ता है। राहुल गांधी तो इसे न्याय की बस शुरुआत भर बता रहे हैं। राहुल गांधी की भविष्य की क्या रणनीतियां होती हैं, जिस तरह से वो आक्रामक नजर आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, क्या वो सरकार को लगातार दबाव में रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और आगे ऐसा और कुछ वो भी करने वाले हैं, सब पर नजर बनाकर रखनी होगी। और जयपुर में जो कुछ हुआ है उस पर भी हमारा ध्यान हटना नहीं चाहिए, क्योंकि सीजेपी ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि राजस्थान सरकार सजग हो जाए, सतर्क हो जाए और आरोपियों पर कार्रवाई करे, नहीं तो कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर 37 दिनों तक जो कुछ किया वही जयपुर में भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों घटनाओं पर हमारी नजर बनी रहेगी। जो भी नई अपडेट सामने आएगी वो वन इंडिया पर लगातार आपको मिलती रहेगी। फिलहाल तक के लिए इतना ही। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.